हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है विभिन्न अलग अलग डेटों पर। ठीक है, 7 अगस्त को हो चुका है और 11 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए टोटल 100 क्वेश्चंस का सेट है। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो के एंड में आपको कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, अब पहला ऐसा सोचिएगा कि मैं जो हूँ एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है, पहला है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ठीक है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। ठीक है, राजस्थान में जो है काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए वहाँ का जो स्थल है कालीबंगा है। अब है दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद धर्म था। तो जो ऋग्वेद धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म, वह बहुदेववादी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुदेववादी। इसमें क्या होता है, ऋग्वैदिक काल में एक ईश्वर की चर्चा नहीं मिली है, अनेक ईश्वर की चर्चा मिली है, अग्नि, वरुण, इंद्र। तो इसीलिए यह हो जाएगा आपको बहुदेववादी। ठीक है, इसमें पृथ्वी की भी पूजा की जाती थी, आकाश की, अग्नि की, ठीक है, इंद्र की। तो ये बहुदेववादी है। कौन? ऋग्वैदिक धर्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है उपदेश देना। ठीक है, तो सबसे पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म का भाषा है, उपदेश देने को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति, जिसको हम संबोधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संबोधि के नाम से। आगे बढ़ते हैं, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, अब बात करते हैं 13वीं शताब्दी का। तो ठीक है, नहर जो देखिए, एक था कि नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जो नहरों का निर्माण करवाया था वह थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और एक था कि नहरों का जाल किसने बिछवाया था? तो नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था। ठीक है, नहरों का जाल किसने बिछवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला शासक किसका श्रेय जाता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बलबन जो है रक्त और लौह की नीति अपनाया था, और इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था, फिनिशिंग करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में कुल 23 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 23 तीर्थंकर हुए। और 23 में जो है जो 22वां थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर विनाशकारी प्रलय वाली बात जो है वह हो जाएगा आपको जैन धर्म। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म जो है के पहले गुरु जो थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो शब्द आया महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है उनका महापरिनिर्वाण। ठीक है, उपदेश को हम बौद्ध भाषा में क्या कहते थे? धर्म चक्र परिवर्तन। तो उनका धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में हुआ था, और 29 साल के आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और मृत्यु को ही महाभिनिष्क्रमण नहीं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है,
जो गृह त्यागी थे उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी जो थे 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा 1674 में, ठीक है। काशी के पंडित थे गंगाराम, ठीक है, गंगा भट्ट थे काशी के पंडित, गंगा भट्ट, उन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? पल्लवों के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, पल्लव जो थे, पल्लवों के संस्थापक थे श्री विष्णु, और उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में किन चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? बात करा चीनी यात्री और चालुक्य यहाँ स्पेशल है, तो हो जाएगा वेनसांग, ठीक है। वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आए थे, और उन्होंने चालुक्यों के शासन के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, ठीक है। तो चोल शासक का नाम बताना है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए, श्रीलंका मैप में भारत के नीचे में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, ठीक, विजयालय, ठीक है। कौन थे? विजयालय, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा राजराज प्रथम। क्वेश्चन, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, ठीक है। तो तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है वो तोल्काप्पियर के द्वारा लिखा गया है। तो यह क्या है? तो ये जो है तमिल का व्याकरण है। क्या है? तमिल का व्याकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण का, ठीक है। एक ग्रंथ किसका है? तमिल व्याकरण का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ। सुर्खी की बात कर रहा है कि सुर्खी कब पर प्रारंभ हुआ? तो सुर्खी मतलब होता है दीवारों को तोड़ना, ठीक है। क्या होता है? दीवार को तोड़ना। तो ये जो है सल्तनत के सुल्तानों द्वारा प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। ये भारतीय वास्तुकला में पूछा गया हुआ सवाल है कि सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। अगला है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया है, तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षस तरंगिनी का भी युद्ध कहते हैं, और बन्नीहट्टी का भी युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो तालीकोटा युद्ध का पूछा गया, राक्षस तरंगिनी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह 1565 में हुआ था, 23 जनवरी 1565 को, और यह विजयनगर के बीच हुआ था, ठीक है। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है, 1336 ईस्वी में, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। तो देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम पूछ रहा है, तो ये सिख संप्रदाय से प्रश्न है। तो सिख संप्रदाय देखते हैं, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, ठीक है। कितने गुरु हुए? 10 गुरु। जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो गुरु नानक थे। टोटल गुरुओं की संख्या 10 है, और 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 1708 में इनकी मृत्यु के बाद जो सिख संप्रदाय थे उनमें नेता का पद आया। तो जो बंदा बहादुर था वो नेता था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? लक्ष्मण देव। क्या नाम था? लक्ष्मण देव। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मण देव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई। तो बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1664 ईस्वी में आई थी, ठीक है। और कह रहा है कि उस समय का जो वित्त मंत्री थे कोलवर्ट, उन्होंने ही भेजा था। और किसका काल था, तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसके काल में, लुई 14वें के शासनकाल में। तो फ्रांसीस की गवर्नर एक बहुत फेमस है, उनका नाम याद रखिएगा, डुप्ले। और एक है जो कि डुप्ले जो है सहायक संधि के जन्मदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरा है काउंट लाली। कौन है, काउंट लाली। तो राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वां, जिसके काल में फ्रांसीसी कंपनी जो है स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। नहीं की बात करा, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाए थे, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। लॉर्ड सहायक संधि प्रणाली की जन्मदाता जो है डुप्ले हैं, लेकिन प्रचार प्रसार जो है ज़्यादातर स्तर पर लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था उपयोग जो है। और सर जॉन सोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। तो सर जॉन सोर नहीं होगा, यहाँ पर मैचिंग गलत हो गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सही है, ठीक है। सर जॉन सोर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो एक पदवी हुआ करता था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। और जो पदवी थी हाजिक अल मुल्क की, वह किन्होंने त्याग दी थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हकीम अजमल खां। क्या हो जाएगा, हकीम अजमल खां। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और जो ये बिहार कांस्टेबल वगैरह होते हैं दरोगा, ये बीपीएससी के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है। सुमेलित की बात कर रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। जो प्रथम हुए 1767 से 69, उसमें हैदर अली की जीत हुई, ठीक है। दूसरा जो हुआ 1780 से 1782, ठीक है, 84 में ख़त्म हुआ, ठीक है, 1780 से 84। और इसमें हैदर अली की क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक है, दूसरा में। तीसरा जो है 90 से 92, उसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। और चौथा में 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वह मद्रास की संधि से हुआ था तय, दूसरा मंगलौर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। इसका ट्रिक है महामंगल श्री, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। पूछता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और कब हुई, तो 1799 में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत है, हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत हो गया, हार गए थे। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया, युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यही सही होगा, पराजित हो गए और उनकी मृत्यु आंग्ल मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, ठीक है। तो कहाँ की थी ये पूछ रहा है बाबर ने। तो बाबर जो है आपको मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, ठीक है। और 1507 की बात कर रहा है पादशाह, तो यह काबुल में की थी। कहाँ की थी, काबुल में, ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, बाबर हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध से यह भारत पर विजय प्राप्त किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919, ठीक है, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था, ठीक है। तो 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान लिखना था, ठीक है, नया संविधान कांग्रेस का। तो उसमें महात्मा गांधी के सहयोग के लिए 2 व्यक्ति को चुना गया था।
NC केलकर और दूसरा है आपको IB सेन। कौन है? IB सेन। तो ये 2 राइट हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 व्यक्ति थे, केलकर और राव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस में कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है कह रहा था समाजवाद को भारत की समस्या, तो 1936 में हुआ था लखनऊ में अधिवेशन। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। इसी में इन्होंने बताया था कि समाजवाद जो है भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी है। और इसी समय जो है अखिल किसान सभा का भी गठन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र दोनों एक इकाई हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इनका पूर्व नाम पूछ रहा है, तो इसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसी को नया नाम जो है महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस्सा राधा कन्हैया, ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे सैयद आगा हसन काश्मीरी। कौन हो जाएंगे? सैयद आगा हसन काश्मीरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो है अमेरिका में है और कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। अगला प्रश्न है निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ठीक है, टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अपलेशियन। क्या हो जाएगा? अपलेशियन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अपलेशियन जो है टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। और अपलेशियन कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक पर्वत है अपलेशियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप ईमानदारी पूर्वक देखिएगा आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, और जो अपना स्कोर है अंतिम में कमेंट में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ठीक है, हिंद महासागर की धारा पूछ रहा है, तो अगुल्लाहास धारा है, मोज़ेम्बिक धारा है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा है, बेंगुला की धारा नहीं है। बेंगुला की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, तो ये बेंगुला की धारा नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? जलप्रपात की बात कर रहा है कि कौन से गोवा में स्थित है, तो चलिए देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो यह जो है आपको मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश। दूध सागर प्रपात ये मांडवी नदी पर कहाँ पर है? गोवा में। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, दूध सागर प्रपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में पूछ रहा है झील, तो यहाँ पर देखिए कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और शाला झील गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और चपनाला झील जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, मैंने झील पर एक विशेष वीडियो बनाई है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, स्टैटिक जीके के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्न में किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चारनोजम को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मृदा है, उष्णकटिबंधीय चारनोजम की बात कर रहा है। ठीक है,
तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेगुड़ मिट्टी जो है काली मिट्टी का ही नाम है रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। और इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, यह काली कलर की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले। इसको रेगुड़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चारनोजम। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चारनोजम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची मिलान करने के लिए दिया गया है, तो ये कूट दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर है प्रकाशक और समाचार पत्र, तो लीडर मदन मोहन मालवीय सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये भी राइट है। इंडिपेंडेंट जो थे मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर, तो ये 1 2 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बांधों और उन राज्यों के नाम से मैच करना है, बांध है और राज है, तो तुंगभद्रा कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। तो ए का हो जाएगा आपको 4। फिर है लोअर भवानी, इदुक्की केरल में हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो 4 3 1 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित की बात कर रहा है, तो देखिए भारत में लिंगानुपात 1951 में कितना था, 4:946। 1991 में 938, गलत है। 927 था। 2001 में 933 और 2011 में 943 है, ठीक है। तो बी एंड डी गलत है। देखिए ये थोड़ा सटपटा था, सारे जनगणना से पूछ लिया गया था, इसे करेंट 2011 की जनगणना से पूछ रहा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अब भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि क्या हुई थी, तो परसेंटेज पूछ रहा है कि 2001 से 11 में कितनी हुई थी, 17.6% वृद्धि हुई थी, ठीक है। कितनी हुई थी, 17.6%। अगला प्रश्न है, दर्रा है और राज्य है, तो आप दर्रा देख लीजिएगा अच्छे से। आपका रहा सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रा है, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, तो लिपुलेख दर्रा जो है आपको ये उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपुलेख हो जाएगा उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम, ठीक है, नाथुला सिक्किम है। सिक्किम में एक और है जेलप्पा, जो जिला जो है आपको क्या कहता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब नाबार्ड अस्तित्व में आया, ठीक है। नाबार्ड की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था, 12 जुलाई 1982। अब कह रहा है नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1982 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल का नाम है और बीमारी का नाम से कनेक्ट करना है, मैच करना है, ठीक है। गन्ना में रेड रॉट होता है। धान, खैरा, अरहर में होता है आपको उकटा बिल्ट, और आलू में झुलसा लेट ब्लाइट। तो आप देख लीजिए 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, कह रहा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक के द्वारा। क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक के द्वारा 1929 में से शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बैंकों मतलब 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कह रहा है कब राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों को, तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1969 में। कब हुआ था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी तक 50 से प्लस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि युग्म सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद बैंक कोलकाता, भारतीय लघु विकास बैंक मुंबई, गलत है, ठीक है। भारतीय लघु विकास बैंक जो है लखनऊ में है, उसका कार्यालय कहाँ है, लखनऊ। ओवरसीज़ बैंक चेन्नई,
ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है। ठीक है, वाणिज्य विभाग में तो कब तक बनना है ये? दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर। ये एक तरह से क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा ढंग का था। ठीक है, अब है निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो अब देखिए, गवर्नर जनरल की बात करें तो एक था, समझिए, भारत का गवर्नर हुआ, ठीक है, जो कि लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया। फिर उसके बाद उसी पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। फिर उस भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वो विलियम बेंटिंक हुए। फिर भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय का नाम दिया गया, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर बात करें हम भारतीय की, तब सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन सीधे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, भारतीय विदेश नीति। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, केरल। दूसरा नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरा पे कर्नाटक है, लेकिन सर्वाधिक केरल करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, विधि के सम्यक प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। 11 की बात करो तो 11 में है कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा जो है आपको 16 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है, हिंदू शब्द कर रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको पारसी धर्म को मानने वाला। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 से। अच्छे से मौलिक अधिकार याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न निश्चित है कि यहाँ से रहेगा आपका, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, दूसरा समान काम के लिए समान वेतन। तो ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। ठीक है, और ये रूस से लिया गया है। और टोटल जो है 42वां, पहले नहीं था। ठीक है, संविधान जब बना था, टोटल 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य हो गए और 86वां संविधान संशोधन में 1 जोड़ा गया, तो टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? मूल कर्तव्य की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सही है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना सही है, अपने माता पिता और गुरुओं को आदर करना ये नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि ये वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है निम्न राष्ट्र से। तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को। क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है और ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है?
कानूनी सलाहकार की बात पूछ रहा है कि राज्य सरकार की पूछ रहा है, तो एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? महाधिवक्ता। कौन हो जाएंगे? महाधिवक्ता। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है। किस में है? 165 में। भारत सरकार का कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, और राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार को महाधिवक्ता कहते हैं हम। और इन्हें विधानसभा में बैठने का अधिकार होता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। एक व्यक्ति है जो सदस्य नहीं रहते हुए भी उसमें भाग ले सकते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, वह है महाधिवक्ता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? आपातकाल का बात किया गया है, तो जो है आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ठीक है। तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। या अनुच्छेद 70 में ये चीज़ दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कह रहा राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पद पे बैठेंगे। और ये एक ही बार हुआ है, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही है? कह रहा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये व्यवस्थापिका ये गलत है, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है आपको लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, ये अनुच्छेद 93 में वर्णित है। किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो ये आपको लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को देंगे। किसे देंगे? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के पद को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे आपको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम की बात कर रहा है विधानसभा की, ठीक है। तो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। कह रहा लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। आगे बात करते हैं। निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। तो ये इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सही है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, ये राइट आंसर हो जाएगा आपको। ये नहीं है, इसमें उल्लेख राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ठीक है। वृद्धि होगी तो और अच्छी बात है ना, बेरोजगारी दूर हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर यह राइट हो जाएगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से सही करना है कि कौन से साल में कौन सा पंचवर्षीय योजना हुआ था, मैच करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ। तृतीय जैसे ही आपको 1951 हो जाएगा तो आप 5-5 साल के अंतराल पर होता था, बीच में रोलिंग प्लान आए थे, उसके अलावा कंटिन्यू रहा है। तो आप इसे देख लीजिए कि कब हुआ था, ठीक है। 2, 3, 4, 1, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, अब कह रहा है मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए क्या लाया जाएगा? तो रेडिएटर हो जाएगा। ठीक है, पॉलीग्राफ क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है जो झूठ को पकड़ता है। ठीक है, अब ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ठीक है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत किसका महत्वपूर्ण देन है? तो M.N. साहा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, M.N. साहा की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। राइट आंसर आपको हो जाएगा संवेग संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। आंतरिक दाब की बात पूछ रहा है तो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? कह रहा है सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है? तो जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा? जल। आगे बढ़ते हैं। मरीचिका, मिराज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बनना उदाहरण है। तो ये बनना उदाहरण है आपको कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, यहाँ डिफ्रैक्शन नहीं, विवर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अंग्रेजी में गलत दे दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसमें हमें क्या दिखता है? रोड पर पानी जैसा दिखने लगता है, उसी को हम मरीचिका कहते हैं। आगे है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। आगे है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होगा? तो आपको पता होगा तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है। ठीक है, तो तरंग लंबाई द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तरंग लंबाई द्वारा। ठीक है, और लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, इसीलिए सिग्नल्स में यूज किया जाता है। अब स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजियम निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजियम जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या कहता है नाइट्रिक अम्ल से मिला के बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उसको एक्वारेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो सबसे ज़्यादा प्रचुरता से जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ढलवा लोहा में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ढलवा लोहा। और कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और प्लोटीन। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? लिक्विड अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो पारा होती है। ठीक है, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। और अधातु में बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो यहाँ धातु है तो पारा राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ ड्राई आइस कहलाता है? तो ड्राई आइस कहलाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कहलाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है 80 नंबर। गोताखोरों डाइवर्स जो होते हैं सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो सांस जो लेते हैं, जो गैस सिलेंडर ले जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। कहा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन उसमें हीलियम भी मिला हुआ रहता है। अगला प्रश्न है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो हृदयाघात से संबंधित है। किससे? हृदयाघात से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर किसके बचाने हेतु एक दवाई है? तो चीरकालिक मधुमेह। ठीक है, मतलब जो मधुमेह शुरू होने वाला है, सॉरी हृदयाघात से हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदयाघात से संबंधित।
अगला है निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करनी है, तो ईईजी का किया जाता है। बीपीएससी में भी पूछा गया था, ईईजी किया जाता है। तो ईईजी जो किया जाता है आपको मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ठीक है। और ईसीजी जो होता है वो हृदय के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईईजी मस्तिष्क और ईसीजी हृदय। अगला है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है। जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तंबाकू युक्त गुटखा जो खाया जाता है उससे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी हो जाता है। अगला है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किसके द्वारा परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो ये अस्थिर रंध्रता हेतु ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसके लिए किया जाता है। आगे सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। सेब जो है केवल पोटासियम के लिए, ठीक है, इसमें पोटेशियम होता है जो कि बीमारी में बहुत हेल्पफुल होता है। अब है मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है, तो एंडोस्कोप के द्वारा रोगों की पहचान किया जाता है। और कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय के लिए किया जाता है, कार्डियोग्राफी। अगला है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको, सेलुलोज, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो होता है और किस में पाया जाता है, वृक्षों में पाया जाता है यह, ठीक है। पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते, नहीं किया जा सकता पूछ रहा था। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम करते हैं हम, कैल्शियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अगला है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो थे आजीवक थे, ठीक है। आजीवक शिव संप्रदाय के होते हैं और बिंदुसार किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला है किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी, ठीक है। देखिए बिहार में शरण की बात कर रहा है, ठीक है। बिहार एग्ज़ाम है, बिहार का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो ये पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा 1491 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1400। अब धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया दीवान कब मनाया गया था। तो आपको पता होगा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 के बाद 1765 की जो संधि हुई थी उसमें सिताब राय को हटाकर कंपनी जो थी नया दीवान बना दिया गया था, ठीक है, 1765 में। अब बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है, तो वार्डों की संख्या जो है 2531 है। अगला प्रश्न है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पहाड़ियाँ की बात कर रहा है उत्तरी गंगा के मैदान में, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो छोटा नागपुर में जो प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था थी वो वनों पर आधारित थी। किस पे थी, वनों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में, मरुआ होगा, ठीक है। मरुआ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, तो दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है, दरभंगा। आगे बात करें बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में थी, कितना थी शिशु मृत्यु दर, तो 61। शिशु मृत्यु दर भी पूछता है, ठीक है, तो 61 थी। जनसंख्या आप अच्छे से देखिएगा, वहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे। अब पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है वो 1891 में उसकी स्थापना हुई थी। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं शहनाई वादक थे, ठीक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है 100 नंबर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ है? मदुरई में स्थित है। तो ये हम लोग जो है टोटल 100 प्रश्नों का सीरीज़ किए। यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। डेली मैं एक एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट होगा, और श्योर है कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। और छोटा छोटा वीडियो है जैसे प्रमुख पुस्तक और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, ये सब वीडियो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 2 नंबर प्रश्न आने निश्चित हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।